बाद अब ये बच्चा यूपीएससी करके कलेक्टर बन भी जाएगा, पोस्टिंग शहर में आएगी, ठीक है। मम्मी पापा को तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मम्मी पापा को अपने साथ लेके जाओगे तो मम्मी पापा कहेंगे यहां मन नहीं लगता भैया, हम तो वापस ही जा रहे हैं। यानी कि मां बाप ने अपना बच्चा 25 साल तक पाला पोसा, पैसे खर्च किए किसी कंपनी की चाकरी करने के लिए, रॉकफेलर की नौकरी करने के लिए, बताओ है? मतलब हम रहे हैं, पैसा हम लगा रहे हैं और उसका फायदा रॉकफेलर उठा रहा है। अल्टीमेटली हमारे हिस्से लास्ट में कुछ नहीं आता डिप्रेशन और अकेलेपन के अलावा। इसलिए इस समाज को बचाने के लिए समझ का होना बड़ा जरूरी है। यह तो मैंने आपको एजुकेशन का बताया कि 20 करोड़ रुपए का एक तरीका है, सारे जने कमा करके 5 स्कूल के मालिकों की जेब में डाल दो, और दूसरा तरीका एक ऐसा रास्ता खोज लो कि 20 करोड़ रुपया गांव में घूम जाए। बस पढ़ाने वाला भी हमारा बच्चा, लिखने वाला भी हमारा बच्चा, किताब भी हमारी, झाड़ू भी हमारी, जो स्कूल में इस्तेमाल होने वाली चीज है वो हमारी होगी, बच्चा सब गांव का होगा। बात खत्म यार, गांव समृद्ध हो गया। तरीका ही तो, आपने तो 20 करोड़ लाने हैं ना यार, यही लगा लो ना। उसको क्यों दे रहे हो, मेरे को क्यों दे रहे हो, इनको दे लो ना, ये तो पड़ोसी है, काम तो ये आएगा ना मुसीबत में। मैं दौड़ी आऊंगा, बलारा थोड़ी हरियाणा से बचाने आ जाएगा जब कलेक्टर आएगा घर की नीलामी करने। और अगर इसको पता होगा यार मेरा बिजनेस, मेरा काम इस भाई की वजह से चल रहा है, इसका घर यहां से उजड़ गया तो ये मेरा एक पार्टनर चला जाएगा, तो इसको बचाने की लड़ाई हम सारे नहीं लड़ेंगे आपस में, क्योंकि सबको एक दूसरे से काम पड़ रहा है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, हम एक दूसरे से मतलब जोड़ लो ना एक दूसरे का, उसको फायदा दो, उससे फायदा लो, एक दूसरे को फायदा दो, तो आप एक दूसरे के कस्टमर, एक दूसरे के प्रोवाइडर हो जाओगे, तो एक दूसरे से जुड़ जाओगे, कल को अपना रिश्ता बनेगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जितना लेन देन करना है ईमानदारी से कर लो, कभी नहीं टूटेगा रिश्ता। बेईमानी तो तोड़ती है ना रिश्ता, बेईमानी को निकाल दो बीच में से और धंधा जोड़ लो आपस में, क्या दिक्कत है? किसी ना किसी को तो दे ही रहे हो, तो अपने भाइयों को देना चालू क्यों नहीं करते भाई? एक तो सिंपल सा फंडा ही है। अब मैंने गांव में जाकर कैलकुलेशन दी और मैंने देखा कि मैं जो पिछले 1 घंटे से बोले जा रहा हूं हम कितने मूर्ख हैं, हम कितने मूर्ख हैं, जब मैं गांव में गया और गांव के लोगों से बात की तो मेरा भ्रम टूटा और मुझे पता चला नहीं, हम मूर्ख नहीं हैं, हम सब चीजों को समझते हैं। और जब मैंने गांव वालों से बात की तो गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो मुझे यह कहता हो कि तुम गलत कह रहे हो, बस उनको इतना भरोसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है। तो मतलब समझाने वाले लोगों की कमी है। फिर मुझे यह समझ में आया कि समझाने वाले लोग जो पहले खुद समझे हों। अब वो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे चाहिए हमको, जिनको बातें समझने का मतलब पहले से ही हुनर है उनके पास। तो पहले एक बार उनकी वाली समझ ली, एक बार हमारी भी समझ के देख लो और देखो फायदा किसमें है, फ्रीडम किसमें है और किसमें है। मैं नौकरी पे था, पता है आपको, मैं हरियाणा गवर्नमेंट में टीचर था। 2011 का हमने भी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था। फिर हमने देखा नौकर तो नौकर ही होता है, चाहे कितना ही हो। अब कलेक्टर सबसे बड़ा नौकर है जिले में, चपड़ासी सबसे छोटा है, और नौकर की तो अपनी कोई हैसियत होती नहीं, कोई औकात होती नहीं, जो मालिक बोलेगा, जो पैसे देने वाला बोलेगा वो करेगा। तो हमने तो भैया नौकरी छोड़ दी। पिताजी बोले सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू में 1 करोड़ रुपया लगना है तो जमीन बेच देते हैं। मैंने कहा बेच के करोगे भी क्या, रिश्वत मैंने खानी नहीं है, ईमानदारी से पैसा कभी पूरा होगा नहीं तो फायदा कुछ नहीं। तो मैंने कहा वैसे ही नौकर तो नौकर होता है। पिताजी बोले तेरा दिमाग सटका हुआ है। और देखो ना, नौकरी छोड़ी थी 2012 में, 13 साल तो हो गए, चल ही रहा है और बढ़िया चल रहा है। कमाल की बात यह 2014 से मैंने अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं किया, लोगों के बैंक अकाउंट ऑपरेट करता हूं, अपना तो कभी करा ही नहीं। आधार कार्ड नहीं मेरे पास, गैस का कनेक्शन नहीं मेरे पास, कोई जमीन मेरे नाम नहीं, कोई गाड़ी मेरे नाम नहीं, कोई मोबाइल मेरे नाम नहीं, कोई सिम मेरे नाम नहीं, कुछ नहीं, सब चल रहा है ना मस्ती से। कुछ भी मेरे नाम नहीं, और इसीलिए सरकार मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, कागज ही नहीं है मेरे खिलाफ उनके पास कोई। वो कह रहे ना बलारा जी आपके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, क्योंकि उनको ढूंढ रहे हैं। आदमी को जब वो अटैक करते हैं तो सबसे पहले आदमी की औकात चेक करते हैं, आदमी की औकात से 100 गुना ऑफर कर देते हैं। आदमी सोचता है यार इतना पैसा मैं 100 साल में कमाऊंगा, ये मुझको पहले ही झटके में दे रहे हैं, तो मान ही लो इनकी बात। और उसके लिए वो चेक करते हैं उनका पैन कार्ड,
और उनका बैंक अकाउंट। अब मेरे बैंक अकाउंट में साल की ट्रांजैक्शन और प्रॉफिट देखते हैं जीरो। 100 गुना करो चाहे 1000 गुना करो, जीरो का तो जीरो ही मिलेगा। अब फक्कड़ आदमी को क्या देंगे भला वो? अब मेरी औकात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे वो। अब गांव में थे आप जब, कितना कह रहे थे? एक कहता है कि 2-4 करोड़ तो पहले एक बोला कि 1 करोड़, वो बोले कि भलारा 1-2 करोड़ तो ऐसे बिक ही जाएगा 1-2 करोड़ में। वो दूसरा बैठा था, ऐसा आपस में चर्चा चल रही, तो ये लोग भी बैठे तो इन्होंने बताया कि वो कह रहे ना 1-2 करोड़ में नहीं भाई, कम से कम 10 करोड़। तीसरा यार 10 करोड़ नहीं 200 करोड़ का आदमी हो रखा है अभी ये। तो मैंने कहा अपने रेट गांव में 200 करोड़ लग रहा है, तो सोचो ऊपर कितना लग रहा होगा मंडी में। ठीक है ना? और किसी को अंदाजा नहीं है कि कितने करोड़ का आदमी है। और जो करोड़ों देने वाले वो पूछते हैं कि तुम्हारे क्या? मैं उनको एक ही लाइन बोलता हूं, मैं कहा परमात्मा से कम चलेगा नहीं, वो देने की तुम्हारी औकात नहीं, तो बाकी फुटो यहां से, बाकी सब अपने पास है ही है। है? क्योंकि बाकी सब तो करके छोड़ दिया, पावर, पैसा, पद, वो सब कर करा के छोड़ दिया हमने। और आज नहीं छोड़ दिया, 13 साल हो गए छोड़े हुए। उस पे बाद में डिस्कशन करेंगे जब कभी एजुकेशन पे, प्योर एजुकेशन पे बात करेंगे तब। लेकिन यहां जब मैंने अगला कॉन्सेप्ट जब गांव के सामने रखा, ये इसलिए बता रहा हूं कि डायरेक्ट आपके लोन वाले मुद्दे से कनेक्टेड है ये। आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, उसका सोल्यूशन है ये कि आपको एक फौज तैयार करनी पड़ेगी जो आपका साथ दे, और वो आपका साथ तब देगी जब आपको उससे कोई मतलब होगा या उसको आपसे कोई मतलब होगा। आपने मतलब ही खत्म कर रखे हैं, है कि नहीं? तो मेरा तो आपसे बड़ा सीधा सा मतलब है जी, हम तो आपके आवेदन पावेदन आपसे सहयोग राशि और दान लेने के लिए नहीं लगाते। हम इसलिए लगाते हैं कि यदि आपको रुपए का मसला समझ आ जाए, भले ही उसमें बहाना आपका अपना कर्जा हो, तो आप दुनिया को समझा सको। और कल को इसके बहाने से हम दूसरे मुद्दे जो मैंने अभी चर्चा की कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती से पूंजीवाद को निकाल के इस भारत को दोबारा बनाने की दिशा में काम कर सके। मेरा स्वार्थ तो यह है असल में, उस मुद्दे के थ्रू आपके बीच आना बस। अब उसमें आपका भी काम हो जाए कि चलो इधर से कर्जे वाला काम हो गया, इधर से अपने वाला भी हो गया, तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। तो अभी क्या हुआ कि मैंने जब दूसरा कॉन्सेप्ट उनको दिया, मैंने कहा भाई एक काम करो। जब वो लिस्ट बनाई मैंने अपने गांव की, जिसने वो वीडियो सुनी होगी उनके पास वो सारा आंकड़ा होगा। मेरे गांव से 44 करोड़ रुपया, 44 करोड़ रुपीस इंश्योरेंस कंपनीज की इंस्टॉलमेंट जाती है साल की। है प्रीमियम, इंस्टॉलमेंट मतलब प्रीमियम ही 44 करोड़ की। मैंने उनसे पूछा इसमें कौन से इंश्योरेंसेज हैं? टर्म इंश्योरेंसेज हैं, हेल्थ इंश्योरेंसेज हैं और एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंसेज हैं। और ज्यादातर एक्सीडेंटल डेथ हैं क्योंकि वो छोटे इंस्टॉलमेंट्स देते रहते हैं। तो मैंने जब गांव वालों से बात किया कि गांव में एक्सीडेंटल डेथ कितनी होती हैं, या इन जो इंश्योरेंस कंपनियों का से जो प्रीमियम हम दे रहे हैं, इस प्रीमियम का फायदा गांव में साल में कितने लोगों को मिलता है, तो जो आंकड़ा निकल के आया वो ये आया कि साल में तो क्या पता ना ही किसी को कोई एक्सीडेंटल डेथ होए, 3-4 साल में कोई एक डेथ होती है। कोई वैसे ही अनफॉर्चुनेट घटना हो जाए कि कोई बस टकरा जाए और फैमिली के 5-4 लोग चले जाए, बात अलग है। अदरवाइज पूरे गांव में 4-5 साल में कोई एक एक्सीडेंटल डेथ होती है, और बाकी टर्म इंश्योरेंस वाली डेथ वाला तो मतलब गांव में रहता ही नहीं है, वो तो शहर जा रहा है। तो मैक्सिमम जो है वो एक्सीडेंटल डेथ वाले ही है। तो मैंने देखा कि ये 44 करोड़ रुपया, 44 करोड़ वेस्टेज जा रहा है कंपनी को, जब उसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। बेनिफिट मरने से मिलता है, मरने से बेनिफिट मिलता हो, ऐसी कोई चीज बेनिफिट का कोई मतलब ही नहीं है यार, है ना? इंश्योरेंस वाले बड़े कमाल के होते हैं, बीवी को उसके पति के मरने के बेनिफिट गिना के चले जाते हैं और इंस्टॉलमेंट बेच भी जाते हैं। और वह खरीद भी लेते हैं। और मैंने फिर इस पे जब आगे कैलकुलेशन की और देखा, तो मैंने गांव के लोगों से जस्ट एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट दिया। मैंने कहा ज्यादा मत करो,